अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मौके पर जहाँ मुसलमान जोशो खरोश हैं, विलादत नबी मना रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ज़रूरत इस बात की है और सवाल भी ये है कि क्या वो अपने कंडक्ट के अंदर भी उन चीज़ों को ला कर उन सफ़ात को अपना कर उनसे मोहब्बत साबित कर पा रहे हैं। एक तो इस पर भी बात करेंगे सरसरी सी, लेकिन आज एक और अहम दिन है, यौम दिफा पाकिस्तान है। 6 सितंबर 1965 वो दिन जब दुश्मन ने रात की तारीकी में लाहौर पर हमला किया था, मगर पाकिस्तानी अफवाज और अवाम ने जिस इत्तेहाद और क़ुरबानी से ज़ारियत को नाकाम बनाया था, वो हमारी कौमी तारीख़ का एक रोशन बाब बन चुका है। लेकिन ये सिचुएशन, ये जो वॉरफेयर की एक कैफियत है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये अभी तक माजी का किस्सा नहीं बनी है। हमने देखा रिसेंटली भी पाक अफवाज ने बारहा ये साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस किया गया, इंडिया के ख़िलाफ़ दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान ना सिर्फ सरहदों पर बल्कि हर महाज पर अपनी भरपूर सलाहियत के साथ तैयार खड़ा है। जो रिसेंट जंगी झड़पें हुई, इसमें पाक फ़ज़ाइया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया, जदीद तरीन भारतीय राफेल तैयारे गिराए, दुश्मन के एयर बेसिस को निशाना बनाया और ये बावर करा दिया कि टेक्नोलॉजी और हरबी महारत के मैदान में भी पाकिस्तान भारत पर सबकत रखता है। मगर सवाल यह है कि जब पाकिस्तान ने माजी में भी और फिर रिसेंटली भी दुश्मन को जवाब दिया है, सख्त जवाब दिया है, तो फिर खित्ते में अमन अब तक क्यों कायम नहीं हो पा रहा है? क्या भारत की पॉलिसी हमेशा जारहियत पर मबनी रहेगी? और फिर दिफा के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे कि दिफा का मतलब सिर्फ अस्करी ताकत है या फिर इसके साथ साथ सिफारतकारी और मईशत को मजबूत बनाना भी उतना ही नागुज़ीर है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, सबसे पहले यही सवाल कि एक तो ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं, ज़ाहिर है बहुत ही ज़बरदस्त दिफा का मुज़ाहरा किया जाता रहा है जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त पड़ा, हमारी अस्करी क़यादत हमेशा आगे आई है। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है, जैसे जैसे पॉलिटिकल लैंडस्केप इवॉल्व करता जा रहा है, वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं, क्या वैसे वैसे दिफा का मतलब भी कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रहा है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज का दिन 12 रबीउल अव्वल, पूरे कैलेंडर में ये वाला दिन जो है ये सबसे मोतबर है, ये सबसे रोशन है और सबसे मुतबर्रक है। हमारे नबी तशरीफ़ लाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात के 2 शेर सुनिए। अहमद नदीम कासमी साहब ने बहुत अच्छी शायरी की, अफसाने भी लिखे, लेकिन उनकी ये वाली नात जो है मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है जी। तो पहले शेर में तो देखिएगा कि मेरी अकीदत अपने नबी के लिए जो उन्होंने पेश की कासमी साहब ने, और दूसरे में देखिएगा कि पूरा इहाता करके बता दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ज़ाते मुबारका। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और फिर देखिए कि लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। क्या बात है, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। ये ख़ातिमुन नबीयीन की बात आ रही है। अना ख़ातिमुन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं, मेरे ऊपर सारी यानी नबूवत ख़त्म हो गई, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त जो है आपका ये जो 92 का स्टूडियो है इस्लामाबाद में, मेरे पास इस वक्त जितने लोग हैं मिठाई खा रहे हैं और हम इस दिन को इधर यानी 92 के स्टूडियो में मना रहे हैं। इससे मुबारक दिन, इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता। बिल्कुल। सिर्फ एक हदीस मुबारका सुनाऊंगा और उसमें से देखते हैं कि पूरे आलम के लिए, क्योंकि मेरे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो ख़ातिमुन नबीयीन तो थे ही, वो रहमतुल लिल आलमीन थे। इस आलम के अलावा आलमीन जो हैं जी, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खयारुकुम अहसनुकुम अखलाकन, खयारुकुम अहसनुकुम अखलाकन, तुम में से अच्छे वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। यकीन कीजिएगा बचपन से लेके आज तक कोशिश की है,
चाहे लड़ाई है, झगड़ा है, मुल्कों की बात है, जंगें हो रही हैं, अखलाक अपने ठीक रखने हैं। और अगर सिर्फ यही चीज़ मेरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की ठीक हो जाए तो यकीन कीजिएगा कि पूरे के पूरे मुआशरे पे इसका असर पड़ेगा। ख़यारुकुम महसनुकुम अखलाकन। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जी। तो मुबारक आपको, सबको, देखने वालों को, 92 के लाखों करोड़ों जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, मुसलमान हैं, उनको मुबारक हो आज का दिन 12 रबीउल अव्वल। देखिए, ये जो आज का 6 सितंबर इत्तेफाक से है, 6 सितंबर 1965 जंग होती है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, और कई किस्म के जो हैं वो नई चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आज 60 बरस हो गए हैं, लेकिन हालात बदल गए हैं। अब यौम दिफा की बजाय मुझे लगता है कि हमने ये देखना है कि एक मार्का हक हुआ अभी जी। तो उसको बनाते हैं, और बुनियादी चीज़ वही है, हम जंग नहीं चाहते। हिंदुस्तान को बड़े वाज़े तरीके से बताया, लेकिन वो बाज ना आया और उसने हमला कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। जवाब देना तो बनता था, और जवाब भी ऐसा दिया कि सीसा पिलाई हुई दीवार, बुनियानुन मरसूस, उसके ज़रिए, और दांत खट्टे कर दिए अच्छे तरीके से, और बता दिया कि आइंदा भी अगर आपने इस तरह की कोई बात की तो इससे भी बुरा अंजाम हो सकता है। मगर जो बैनुस्सुदूर जो मैसेज है, जो पैगाम है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान का, वो एक फ़िक्रे में है। हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हम पे सौंपी गई तो हम उसका दंदान शिकन जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, दिफाए पाकिस्तान जब हम मनाते हैं तो ज़ाहिर है हम एक जो फ़ौजी कंट्रीब्यूशन है जो कि बिलाशुबा है उसको तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, मगर आप समझते हैं कि अब दिफाए पाकिस्तान को फ़ौजी तनाजुर के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम के तौर पर भी और कौमी सलामती का हिस्सा बनाना चाहिए? देखिए, ये तो इट गोज विदाउट सेइंग, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और नहीं होता है, सबका होता है। 60 साल हो गए हैं और हम लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। ये है अनफिनिश्ड एजेंडा पार्टीशन का, उस पे अभी तक हम लड़ रहे हैं जी। 78 साल बाद। और अगर सच बोला जाए तो ये जंग आज भी जारी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज फॉर्मली ये जंग एक पॉज स्टेट में है, पॉज्ड, रुका गया है, सीज फायर भी नहीं हुआ है। जो हो रहा था उसको थोड़ा सा रोक दिया है फिलहाल। और एक चीज हमें पता है, अगर कुछ और नहीं पता है इस दुनिया में, एक चीज हमें पता है कि ये फिर शुरू होगा। इसको हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो जंग इस वक्त पॉज में है, सस्पेंडेड एनिमेशन में है, दैट विल रिज्यूम। सर, हम क्यों इस वॉरफेयर के लूप में फंसे हुए हैं अभी तक? इसलिए कि एजेंडा पार्टीशन का था, मुसलमान पाकिस्तान और गैर मुसलमान हिंदू इंडिया। जब उसको आप अनडू करना चाहते हैं, आप इसलिए कि एक महाराजा हिंदू था, आप समझते हैं कि उसकी एक्सेशन ही काउंट करती है, उसकी पॉपुलेशन नहीं काउंट करती, जो गलत है। वैसे तो फिर निज़ाम हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का है जी। और फिर उसी बेसिस पे जूनागढ़ भी पाकिस्तान का। कहने की बात सिर्फ ये है कि दी बेसिस ऑफ पार्टीशन, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वुड फॉर्म पाकिस्तान। वो जो एक्सेशन का था वो तो एक खेल था। वो जो उनको जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में थे, जैसे उसको कहा गया कि भाई ऐसा मत करो, ये हो नहीं सकता, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दक्कन के लिए, और इसके लिए भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। मगर वो तो खैर गोरे भी थे, उधर माउंट बैटन था, और हमें पता है उसका क्या रिश्ता था नेहरू के साथ। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ वन थिंग, कि सर्टेनली द वॉर विल रिज्यूम, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं। देखिए, इसलिए कि मैं शायद इस पैनल में सबसे बूढ़ा हूँ,
मैं 1967 में जब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट कर रहा था, मैं इनको मिला था, क्या नाम है, MM आलम साहब को। अच्छा। एंड आई थैंक हिम, मैंने उससे शुक्रिया अदा किया उसकी अपनी उनकी ब्रेवरी के लिए और उनके स्किल के लिए भी। और मैं कह सकता हूं उनके बात करने के बाद कि उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जंग ख़त्म होने चाहिए। वो भी चाहते थे कि ये जंग ख़त्म हो, मगर वो खुश होंगे सुन के कि हम भी यही चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो, मगर अगर ना हुआ और फिर लड़ना पड़ा, मैं उनको कह सकता हूं कि और MM आलम्स इधर तैयार हैं दुश्मन के साथ लड़ने के लिए। सो दैट इज़ अ गुड साइन। एब्सोल्युटली। अच्छा मीर साहब, ज़ाहिर है आज हम जंग में कामयाबी के हवाले से बात कर रहे हैं, जो हमने 1965 में हासिल की, फिर हालिया दिनों में हासिल की। लेकिन जब हम जंग की बात करते हैं तो साथ ही हम बतौर पाकिस्तानी अमन की बात भी करना चाहते हैं, पीस की बात करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो एक सबसे बड़ी रुकावट है इस खित्ते में पीस के रास्ते में? ये इसका सवाल का तो जवाब मैं देता हूँ, लेकिन जिनके नाम पे आज पाकिस्तान बना है, आज हम रबी अव्वल की बात कर रहे हैं, ये वो दिन है कि हम सेलिब्रेट करते हैं होली प्रॉफिट की बर्थडे को, और आज ही का दिन है इसी यही महीना कि जहाँ माइग्रेशन शुरू होती है, और सबसे बड़ी बात कि इस्लामिक कैलेंडर रबी अव्वल में शुरू होता है। तो आज हम क्या करते हैं, हम याद कर रहे हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो हदायत हैं, उनके जो उनकी जो नसीहतें हैं, उनको रिन्यू करते हैं हम। तो ये हर साल हम करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई ये आज के दिन ना करें, ये सारा साल करें। सारा साल जब तक आप ये नहीं करेंगे तो हम एक दिन आएगा तो हम सारे मिलके बैठ के बातें करते रहते हैं ना। सारा साल करो ताकि अपने आपके दिमाग भी साफ होंगे, आपकी नीयतें भी साफ होंगी, आपके काम भी साफ होंगे, और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक दूसरे के लिए लिहाज पैदा होगा। आती है बात 6 सितंबर की। सिंपल सी चीज़ है कि उनके पास क्वांटिटी थी, हमारे पास क्वालिटी थी, बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। और मैं खैराज तहसीन पेश करूँगा 3rd पंजाब को और 13 FF को, जो कि जसर के मकाम पे, जहाँ से रावी के किनारे, जिस तरह उन्होंने, हमारी तो यूनिट्स थी, उनके डिविजन्स थे जी। और ये आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी टैंक बैटल भी पाकिस्तान में इधर लड़ी गई है, चविंडा के ऊपर। ये World War II से बड़ी टैंक बैटल इधर लड़ी गई है, और हमने उनके टैंक बैटल्स को, हमारी यूनिट्स ने उसको फाइट किया है। हमारी एयर सुपीरियरिटी उस वक्त भी F-86 के साथ हम थे, F-104s थे, उनके थे आउटडेटेड सोवियत एयरक्राफ्ट्स, बट द स्टिल इज द क्वेश्चन इज कि हमने उनको मारा है वहाँ अपनी सुपीरियरिटी के ऊपर। आज आपने देख लिया हमारे चैनल्स के ऊपर भी, बाकी चैनल्स के ऊपर भी, जो मार्च पास्ट हुए, जो परेड्स हुए एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी की, तो आई थिंक दैट शोज द ग्लोरी, द परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द पीपल आप देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमने प्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे भाई ने, हिलाली साहब ने, कि हमारे पास बड़े और MM आलम हैं यहाँ, बहुत महमूद आलम बैठे हुए, लेकिन हमें प्रोवोक ना करो। ये क्यों? आपने हम पे अटैक किया था, सरप्राइज अटैक था ये जी। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था, हमने तो नहीं कहा था, लेकिन आप आ गए तो रिपोर्ट के अंदर, तो फिर हमने आपको जवाब उसका दे दिया। लेकिन ये जो यौम दफ़ा हम मनाते हैं, ये हम मनाते हैं इसलिए कि जो हमारे शुहदा गए हैं उनको हम याद करते हैं जी। जिन्होंने अपनी जानें हमारे लिए दी हैं, हम उनको याद करते हैं। और इसीलिए मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जो मेरा स्कूल है पिंडी के अंदर, जब ये 65 की वॉर हुई, उसके बाद सारों ने, मोस्टली 90% लड़कों ने आर्मी ज्वाइन किए। अच्छा। और कम से कम को 12-14 तो लेफ्टिनेंट जनरल्स बने, मेजर जनरल्स बने, ब्रिगेडियर्स बने, कर्नल्स बने। तो बात यह है कि क्यों? क्योंकि उस वक्त जज्बा ऐसा था कि सब फौज में जाते थे, आज भी जा रहे हैं। तो ये अगर हिंदुस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो हम कब तक इस तरह करते रहेंगे? हम डिफेंस कब तक करेंगे? वो तो हमारा फर्ज है जी। लेकिन क्या हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान से लड़ाई हो? ना, नहीं। हम तो पीस चाहते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? जब पाकिस्तान बना था, पीस, ट्रैंक्विलिटी इन द रीजन। हमने क्या, हम तो उसी पे मेंटेन है। लेकिन ये हिंदुस्तान ही है कि अपने इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को हर चीज़ पे, कबूतर उड़ जाए तो पाकिस्तान को ब्लेम कर देता है कि कबूतर आके जासूसी कर गया। हर चीज़ ये करते हैं। अब इसको हम क्या करें
एक ही तरीके से कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा अच्छा हमारा है ना, यूनिटी फेथ एंड जी, जी, जी। डिसिप्लिन, तो जनरल जिया ने इसको थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह। तो हम तो तैयार हैं भाई, आप तैयार हैं, आप जितने मर्जी तैयार हो, हमसे आपसे ज़्यादा तैयार है, बट वी डोंट वांट इट। Yeah. We want peace. We want peace in the region. We want peace in between Pakistan and India. तो रामीन बात वहीं ख़त्म होती है जी। कि हम तो ये अपने आप को रिफॉर्म करते रहेंगे, बताते भी रहेंगे, लेकिन ये जो इस वक्त ये हमारे प्रोग्राम्स में पहले बात होगी, इंडिया, मेरे ख्याल हलाली साहब ने की थी कि इंडिया दो इंडियाज़ हैं, एक इंडिया है और एक मोदी है। जी जी। पॉलिसी चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो है ना मोदी इस वक्त ये एक सैटानिकल एक इंसान बन गया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर अर्दोगान तुर्की ने भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल जी, किए। हिंदुत्व इनके लिए पॉलिसी है ना। जी, तो मैं समझता हूँ कि एंड में जितने भी हमारे शोहदा हैं उनको खराज तहसीन हम सब पेश करते हैं और इनको याद करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी एक मैसेज दे देते हैं कि हम तैयार हैं शहीद होने के लिए, लेकिन आप ऐसी एडवेंचर दोबारा ना करें। बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक देवदास। वेलकम बैक जी। बरतानिया की सियासत के हवाले से एक बड़ी हलचल सामने आई। डिप्टी वज़ीर आज़म एंजेला वेनर के मुस्ताफ़ी होने के बाद कीर स्टारमर ने काबीना में रद्दबदल किया है, मगर इस खबर का एक जाविया पाकिस्तानियों के लिए भी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान नजाद रुकन पार्लियामेंट शबाना महमूद होम सेक्रेटरी बन गई। अब ये सिर्फ एक शख्सियत की तरक्की नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बढ़ते हुए सियासी किरदार की अलामत समझा जा रहा है इसे। तो आज सवाल ये कि जिन पाकिस्तानियों को हम अक्सर सिर्फ तरसीलात ज़र के सोर्स के तौर पर देखते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी निज़ामों में फ़ैसला साथ पोजीशंस तक पहुंच रहे हैं, तो वो कैसे पहुंच रहे हैं और क्यों ऐसे काबिल लोग पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमें नज़र नहीं आते, इसी पर बात करेंगे। मीर साहब, शबाना महमूद का होम सेक्रेटरी बनना और आलमी सियासत में इस तरह से उभर कर सामने आ रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, आप समझते हैं कि इसको पाकिस्तान का जो खारजा पॉलिसी है वो किस तरह से कैपिटलाइज कर सकती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रोल को इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स? देखिए, ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है कि अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ बैठा हुआ है तो वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा या इंडियन है या कोई बांग्लादेशी है। आप उस पार्लियामेंट पे जब बैठते हैं तो उधर का नेशनल इंटरेस्ट आप आगे देखते हैं। यस, सिंपैथीज आपकी होती हैं, आप बिल्कुल आप सिंपैथाइज करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शबाना इज़ नॉट द ओनली वन। आप हमारी सईदा वारसी भी रही हैं चेयरमैन ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी, और उसके बाद सबसे पहले मुसलमान एमपी बरतानिया के अंदर चौधरी सरवर थे, जो हमारे गवर्नर भी रहे हैं यहाँ, और उसके अलावा लॉर्ड नज़ीर हैं, लॉर्ड कुर्बान है, रहमान चिश्ती हैं, नाज शाह हैं, आप किस किस के नाम लोगे, अफजल खान है जो कि काउंसलर थे, आज वो एक एमपी हैं मैनचेस्टर से, एंड ऑफ कोर्स खालिद महमूद एंड क्वाइट अ फ्यू अदर्स, सो मेनी उधर हैं, लेकिन वो सारों का प्रोएक्टिव है। अगर आज आप जाए बरतानिया में, आपको सबसे ज़्यादा मेयर जो हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के मिलेंगे। ये कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये इनका जो मेजर रोल है। ये हिलाली साहब मेरे साथ थे, हम हाईवे कम में थे और वहाँ पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। वहाँ का पार्लियामेंटेरियन एमपी भी आई हुई थी, मेयर भी थे पाकिस्तानी मेयर। मकसद यही था उनके बात करने का कि एक कोहेजन पैदा करें बिटवीन कम्युनिटीज़। इट डजंट मैटर कि वेदर यू इंडियन, पाकिस्तानी और व्हाटएवर, हर पार्टी बैठती है उधर और आपस में आप बात करते हैं। लेकिन यस, वहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा हिंदुस्तान के, जो कि शरपसंद हैं, उनको पुलिस पकड़ लेती है, वो शैतानी करते रहते हैं। लेकिन एज फार एज आप कह रहे हैं कि रिलेशंस आर कंसर्न, रिलेशंस जो भी कम्युनिटी है वो पूरी कोशिश करती है। अब डेविड लेमी को देख लो, आपने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ बना दिया है, और भी कई लोग हैं फ्रॉम वेरियस एथनिक बैकग्राउंड्स, इवन जूइश बैकग्राउंड्स, जो कि काम करते हैं। वो मिलिटेंट ब्रदर्स थे, यू नो, फ्रॉम पोलैंड आए काम करते।
लेकिन यहाँ जो समझता हूँ कि अब शबाना आई हैं तो मैं कहूँ ओहो अब तो जी जो पाकिस्तानी हैं या एशियंस उनका फ़ायदा हो जाएगा, जिस तरह वो ओबामा आया था और जी काला आ गया प्रेसिडेंट पाकिस्तानी और जितने भी उनका कालों का हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज एंड दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द एंटायर कम्युनिटी, नॉट फॉर पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बहुत आपने अच्छा है पॉइंट दिया। नजमुल साकिब साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किरदार को? देखिए, शबाना बीबी आ गई हैं वहाँ पे, अब दुआ ये है कि वो शबाना रोज़ काम करें और अपने मुल्क के लिए भी करें, यानी बरतानिया के लिए, और थोड़ा सा पाकिस्तान का भी एंगल उसमें आ जाए। तो ये शबाना रोज़ काम करेंगी नहीं करेंगी ये तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा। खुशी की बात ये है कि मीरपुर से एक बच्ची जाती है और बाद में देखिए किस मकाम पे पहुंचती है। इसका मतलब है टैलेंट की कमी नहीं है। देखिए, क्विकली बताऊंगा कि 3 किस्म के हमारे होते हैं सियासी किरदार जो हमारे एक्सपैट हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। एक होते हैं वो जो कि लोकल सियासत में हिस्सा लेते हैं, जिस तरह ये शबाना बीबी की बात है। दूसरी होती है कि वहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनकी पाकिस्तान की सियासी जमातों से वाबस्तगियाँ होती हैं। कोई PMLN की बात करता है, कहता है जी ये हमारी उसका चैप्टर है यहाँ पे, पीपल्स पार्टी है, हत्ता कि PMLQ के भी मैंने देखे हैं। तीसरी आती है पाकिस्तानी जो हमारे एक्सपैट हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर भी सियासत चल रही होती है और किसी सियासी हिसाब किताब की नहीं, उनके अपने मसले मसाइल के लिए। अब देखना ये है कि दुनिया भर में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, गल्फ़ में हैं ज़्यादा, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, UK में हैं, और उसके बाद नंबर आता है जनूबी अफ्रीका का। जी। अब हमने देखा कि गल्फ में तो किसी वजह से पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, उधर के तो रूल्स ही बड़े सख्त हैं, लेकिन हमने देखा कि कनाडा में आए, उसके बाद हमने UK में देखा, और मुझे किसी चिड़िया ने बताया है कि अब अगली बारी जनूबी अफ्रीका की है। अब वहाँ से सुनेंगी कि कुछ लोग जाएंगे, और ये वाले जो पाकिस्तानी हैं ना, इनका असली मुल्क पाकिस्तान है। अच्छा। ये जनूबी अफ्रीका को दूसरे नंबर पे रखते हैं। बीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर कोई आ जाता है आपका यानी पाकिस्तानी ओरिजिन का, इसका ये मतलब नहीं कि वो कश्मीर के लिए लड़ाई करते करते उसके हाथ में तलवार होगी। उसको पहला मुल्क उसका बरतानिया या कनाडा होगा। तो खुशी की बात ये है, अब ये कि ध्यान रखना है एक चीज़ का कि ये जो बरतानवी हमारे होते हैं या अमेरिकन होते हैं या उसके बाद कनेडियन होते हैं, ये लोग जब जाते हैं पार्लियामेंट में तो इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी ख्याल करना होता है। उसमें उनको ये शेखुपुरा में और सियालकोट में और कराची में ये ज़लज़ले आए हैं, सैलाब आए हैं, इसकी उनको परवाह नहीं है। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और जहाँ पे वो इतने हज़ारों बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजते हैं हमारे एक्सपैट, उसमें ये यूँ समझिए कि एक गुलदस्ता है जो कि पाकिस्तान को बहुत अजीज़ है। ठीक है, ठीक है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस तरह से पॉलिटिक्स में आना क्या पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सिग्निफिकेंट हमारे लिए इसलिए है कि हम तो डॉलर चाहते हैं ना। हम तो जो पाकिस्तानी बाहर जाता है, जो गवर्नमेंट होती है उसको तो डॉलर चाहती है। तो जब पाकिस्तानी चले जाते हैं तो वो कहते हैं ये रिमिटेंसेस आएंगे, और हर साल हमें पता चलते हैं इतने रिमिटेंसेस आ गए। एक पूरी पार्टी है पाकिस्तान की PTI, जो उनकी पार्टी बन गई है ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो रिमिटेंसेस पे। देखिए, मैं जानना ये चाहता हूँ कि तुम बाहर बैठते हो, तुम लोग कहते हो कि हम पाकिस्तान का बड़ा सोचते हैं, ख्याल करते हैं, ये करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, मैं बिल्कुल मानता हूँ हमारे जो पैनलिस्ट ने कहा है कि दोज पीपल जो इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जेन्युइनली करते हैं और सिंसियरली करते हैं, और उनका कोई वास्ता नहीं है पाकिस्तान पे। मगर ये जो दूसरे पाकिस्तानीज हैं ना, जो उधर ब्रिटिश बैठे हुए हैं 20-20, 30-30 साल पे 2-2 गाड़ी, रेस्टोरेंट्स, ये वो लेके, वो जब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो मैंने उनको पूछा इसी ट्रिप पे मैंने पूछा कि अगर तुम वाकई पाकिस्तान के हम साथी हो और वाकई पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना चाहते हो, ऑल ऑफ यू गो बैक, वी डोंट नीड डॉलर्स, वी नीड यू। वापस जाओ पाकिस्तान में, वो काम करो जो तुम इधर कर रहे हो, वो करो जो तुम इधर कर रहे हो। 18,000 डॉक्टर ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस में पाकिस्तानी है। सर, क्या पाकिस्तान उस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता भी है उन लोगों को? ये भी तो सवाल है ना।
वो क्यों फिर वेस्ट करें अपने आप doesn't को, अगर matter, opportunities ही नहीं है? No, I'm sorry. नहीं, that's not a good enough reason. नहीं करता तो by you staying there, you create the opportunity. भागना कोई मसला नहीं है. भागता तो आप हर वक्त भाग सकते हैं. No, it's not enough. मैं तो कहता हूँ come back, work like you. इधर तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है. मिसाल के तौर पे आगा खान के पास आप जाते हैं, ये बेचारे गरीब लोगों को आगा खान के पास जा सकते हैं, उस डॉक्टर की फीस दे सकते हैं 5-5, 7-7 हज़ार, सिर्फ देखता है 2 मिनट के लिए. दे कांट डू इट. 18,000 उधर बैठे हुए हैं. भाई अगर तुम्हें पाकिस्तान का ख्याल है, तुम पाकिस्तान को चाहते हो, यू लव पाकिस्तान, कम बैक एंड वर्क. शुरू करो, कंट्रीब्यूट. मैं तो समझता हूँ ये ठीक कह रही है आप, इधर नौकरी वैसे नहीं मिलती है, तो अगर नहीं मिलती है तो क्रिएट करो कुछ चीज. वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर आती है ना ये बात. गवर्नमेंट को पीर साहब आप कुछ इसमें वेन करना चाह रहे हैं? लाली साहब वो कहते हैं कि मनी टॉक्स एंड हॉर्सेस वॉक, सिंपल इज दैट. द क्वेश्चन इज के हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ ये पाकिस्तान में आते हैं. मैं आई नो काउंटलेस डॉक्टर्स जो कि यहाँ क्लिनिक्स लगाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और वो सर्विसेज करते रहते हैं. बट ये क्योंकि यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिनकी उन्होंने ट्रेनिंग ली हो और उस लिहाज से वहाँ काम करें. और एक और जो आप बात किए, मैं आपको एक वर्ल्ड का एग्जाम्पल देता हूँ, दुनिया का. जब इजराइल में लड़ाई होती है, इजराइल में 99% लोग जो हैं फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं. वो वॉलंटियर्स हैं और वो इजराइल के लिए आके लड़ते हैं. तो जो लोग होते हैं बाहर, बेशक जो मर्जी पासपोर्ट हो, एलिजियंस हमेशा आपका होम कंट्री की होती है. हमेशा वो नहीं भी कर रहे होते हैं, एजुकेशन सपोर्ट कर रहे होते हैं. मलाला यूसुफ कर रही हैं. माफ करिए जी, टाइम कम है लाली साहब, जल्दी से कमेंट करें. जी. हाँ, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इजरायली जब लड़ते हैं, अमेरिका उनके पीछे है और उनको जानते हैं कि वो जीतेंगे. अब आप देखें, जब इजराइल को लड़ने दें, अमेरिका पीछे नहीं है, सब भाग गए. इस वक्त जब लड़ाई हुई, ईरान की बॉम्बिंग हुई, आधा तेल अवीव खाली हो गया. चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आ गए हमारे पास, दोनों तरफ के ओपिनियंस. नजबू साकिब साहब, आज के सवालात. शुक्रिया रामीन. पहले ज़रूरी सवाल, 2 वफाकी वज़रा, एक ही सियासी जमात से वाबस्तगी, दोनों की पार्टी में बहुत अहमियत, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी है. ज़रूरी सवाल ये है कि नूरा कुश्ती को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ठीक है. आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि पिंडी इस्लामाबाद में अंडे सस्ते हो गए हैं. लोगों ने खाने के साथ साथ अंडों से खेलना भी शुरू कर दिया है. गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अंडे, टमाटर, स्याही, जूते किसी ख़ास सियासी पैगाम की गम्माज़ी करते हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि खान साहब ने अपने जानशीन का फ़ैसला कर लिया है? ओहो, ये सवालात नाज़रीन आपके लिए रखे जा रहे हैं, ज़रूर दीजिएगा. हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.